गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिना फ्लड क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग फिज़िक्स में प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे। आइए हम लोग आज बुक में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अभ्यास के भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया है, पेज जो एनसीईआरटी बुक है, इस एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 185 पर दिया है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए, ये आपको लिखाया गया है। ओके गाइस, चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आप लोगों को बताया गया था कि गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध बताया गया था। R बराबर होता है 2F, या इसी को बोला जाता है F बराबर R/2। ये दो इधर आ जाएगा तो R/2, यानी किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच ये संबंध किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच ये एक संबंध बताया गया है आपको। इधर ये भी संबंध होता है। तो इस सवाल में आपको दे रखा है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण याद करिए, गोलीय दर्पण कौन सा दर्पण है? इसमें दर्पण के लिए मेंशन नहीं किया उत्तल है कि अवतल है ना, ये मेंशन नहीं किया, सिर्फ गोलीय दर्पण। तो R दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, R दिया है 20 सेंटीमीटर और F आपसे पूछ रहा है। तो चूंकि F बराबर होता है R/2, तो ये हो जाएगा 20/2 और 10 सेंटीमीटर, यानी उस दर्पण की, उस गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ओके गाइस, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनके पास बुक है वो बुक से क्वेश्चन को देख लेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है तो मैंने इन क्वेश्चनों को फ़ोटो जो है वो PDF के रूप में दे दिया है। वहाँ से जिनके पास बुक नहीं वो क्वेश्चनों को वहाँ से नोट कर लेंगे। ओके गाइस, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब यानी प्रतिबिंब, नहीं, बिंब यानी वस्तु की लंबाई, ठीक है। बिंब मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब मतलब उसके प्रतिबिंब की। तो उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा, यानी वस्तु का जो आकार है उसका सीधा, बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा और आवर्धित, सीधा मतलब सीधा हो प्रतिबिंब, और आवर्धित यानी बड़ा हो, ठीक है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब यानी वस्तु की साइज, ठीक है, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो ये होता है अवतल दर्पण। याद करिए, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन आवर्धित नहीं होता है। कहने का मतलब बड़ा नहीं बनता है। जैसे वस्तु का जो भी आकार है, जैसे ये वस्तु है इसका आकार, तो उत्तल दर्पण द्वारा अगर इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो सदैव सीधा तो बनेगा लेकिन सदैव वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। और यहाँ वो कह रहा है आवर्धित, तो आवर्धित और सीधा,
तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा होती है, वो भी सिर्फ एक कंडीशन में, जब अवतल दर्पण का ये ध्रुव और ये फोकस और ये सी है वक्रता केंद्र, जब वस्तु को इस फोकस और ध्रुव के बीच में रख दोगे तो प्रतिबिंब का जो इस अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनता है और आवर्धित होता है, अर्थात वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा और आवर्धित होगा, यानी काफ़ी बड़ा होगा और सीधा होगा। ठीक है। और बाकी फोकस पे रख दोगे वस्तु तो अनंत पर बन जाता है, यहाँ पे बीच में रखोगे तो बड़ा तो बनेगा लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बाकी इधर आप आते जाओगे, वस्तु को इधर लाते जाओगे तो वास्तविक बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ओके गाइस, केवल ये एक सिचुएशन होती है अवतल दर्पण द्वारा, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु कहाँ बनता है, सीधा बनता है और आवर्धित होता है। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ओके, चलिए आइए इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्या होता है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। चलिए आगे, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण, देखिए याद करिए, देखिए आप लोग मोटरसाइकिल वगैरह में भी देखते होंगे और कोई भी व्हीकल्स देखते होंगे, वो कोई भी व्हीकल्स, बाइक, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 10 व्हीलर, कोई भी गाड़ी आप देखिए उसमें, तो उसमें जो साइड मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं, ड्राइवर की सीट के बगल में, ड्राइवर की सीट के राइट साइड और उधर दोनों तरफ, उसको हम लोग साइड मिरर बोलते हैं। उस मिरर में सदैव उत्तल दर्पण का यूज होता है। तो वो कह रहा क्यों, तो इसका कारण हो जाता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र व्यू फील्ड, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, और बहुत अधिक होता है और प्रतिबिंब छोटा व सीधा बनता है। ओके, उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होने की वजह से क्या होता है, छोटे से दर्पण में बहुत बड़े एरिया क्या होता है, सुस्पष्ट साफ दिखाई देता है। इसीलिए भाई ड्राइवर क्या है, वो ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है और पीछे कोई गाड़ी आ रही है, बहुत अधिक दूर है, फिर भी वो साइड मिरर से बड़ी आसानी से उसको क्या करता है, देख लेता है। ठीक है, क्या वजह है, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इसीलिए इस दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग साइड मिरर नाम देते हैं। ओके, तो इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है पृष्ठ संख्या 188 पर, कह रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ क्लियर कर दिया। इसके पहले वाले में दर्पण को क्लियर नहीं किया था कि कौन सा दर्पण है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लियर कर दिया है। तो देखिए कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, है ना, क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल दर्पण का मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से, है ना। अब बताइए इसकी फोकस दूरी कहाँ, अंदर होगी, ये फोकस होगी, इधर वक्रता केंद्र होता है और ये पी होता है। तो यहाँ जो होता है बिंदु दर्पण का, ये ध्रुव को ही हम लोग क्या मानते हैं,
मुख्य यानी इस तरह से सेंटर मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं। तो मूल बिंदु के दाहिनी ओर सभी राशि पॉजिटिव होती है और इधर नेगेटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव होगी, नीचे नेगेटिव होगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? दाईं ओर होती है, यानी दर्पण ध्रुव के दाईं ओर होता है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी हम क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। ओके, बात समझ में आ रहा है ना? तो इसकी फोकस दूरी हम किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के दाहिनी ओर होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। F पूछ रहा है, तो चूंकि F बराबर होता है R/2, अब इसके आगे क्या है आप लोग कर लीजिएगा। ओके गाइस, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा, देखा यहाँ पे दिया है आवर्धित का मतलब बड़ा। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ओके गाइस, आइए देखते हैं। कह रहा है ये पृष्ठ संख्या है 188 पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका है। पृष्ठ संख्या 188 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कह रहा है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? प्रतिबिंब देखिए U आपसे दिया है, U कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। देखिए U हमेशा क्या लिया जाता है? माइनस में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ठीक है, ये अवतल दर्पण हुआ और ये उत्तल दर्पण हुआ, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाता है। और जब बाईं ओर कोई भी दूरी ली जाएगी तो वो सदैव माइनस में ली जाती है। ओके, तो इसलिए U हमेशा अगर दिया है तो दी हुई राशि निगेटिव ली जा, मतलब दी हुई U दिया है इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे। ओके, और फिर क्या दिया है? कह रहा है बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब। आवर्धित यानी M दिया है आपका 3 गुना। ठीक है, क्या दिया है? 3 गुना। तो आपसे V पूछ रहा है कि V कितना होगा, यानी प्रतिबिंब V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, और ये आवर्धन है। ओके, मैग्नीट्यूड यानी कितना है? 3 गुना। तो अब देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं M बराबर होता है V/U, बोलिए होता है M = V/U होता है। M = V/U। कौन सा दर्पण दिया है यहाँ पर? अवतल दर्पण। ओके, अवतल दर्पण दिया है। अब यहाँ पर M कितना है? 3 है, और यहाँ पर V पूछ रहा है, और यहाँ पर ये -10, तो ये हो जाएगा V बराबर, ये 10 इधर आएगा, -10 × 3, V बराबर -30 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के बाईं ओर बनेगा और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसको एक लाइन और निकाल के लिखा देते हैं, V बराबर 30 सेंटीमीटर, और आगे लिख देंगे दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर। ठीक है, देखिए ये माइनस सिर्फ ये बताता है यहाँ पर कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। U में जो माइनस लिया गया है, ये माइनस सिर्फ यह बताता है
कि वस्तु दर्पण के किस ओर रखा गया है। ओके, सिर्फ ये बताता है, बाकी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। माइनस क्या बताता है कि यह 30 सेंटीमीटर की दूरी जो है, दूरी पर जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के किस ओर है। ओके, दर्पण के किस ओर है, ये चीज़ बताता है। ओके गाइस, तो इस तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हो गया। देखिए, इसको हम एक विधि से और भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है दर्पण में कि m जो होता है वो -v/u होता है। ठीक है, माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं लिया गया है। जब इधर माइनस नहीं लिया गया है तो इधर भी माइनस नहीं लिया गया है, दोनों तरफ नहीं लिया गया है, इसलिए यह सही है। लेकिन अगर दोनों तरफ माइनस लीजिए, चूँकि प्रतिबिंब कैसा है, क्या कह रहा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ये क्या हो जाएगा, m भी निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अब ये m इजिक्वल क्या हो जाएगा, v/u, और ये भी माइनस आएगा, और यहाँ पहले से माइनस है और u आया माइनस, ये माइनस पहले से है। तो अब बताइए, ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, या ये माइनस और माइनस का भाग क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, और ये प्लस हो जाएगा और ये -3 आ जाएगा, और ये फिर बाकी यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, यानी पूरा साइन के अकॉर्डिंग, पूरा चिन्ह सहित अगर लगाएं तो ये तरीका है। लेकिन इससे पहले क्या किया गया था, दोनों प्लस, इधर प्लस लिया गया तो इधर भी प्लस था, तब भी सही था। लेकिन अगर चिन्ह के अकॉर्डिंग लोगे पूरा, चूँकि अवतल दर्पण में के द्वारा अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो सदैव क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो सदैव दर्पण के बाईं ओर ही बनेगा और उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है। उल्टा बनने के कारण क्या होता है, m क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, वास्तविक है इसलिए। तो जब m माइनस में होगा, m बराबर होता है -v/u, तो ये भी माइनस और ये माइनस और u, ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। ये 10 यहाँ 30, -30 सेंटीमीटर होगा। 30 सेंटीमीटर जब प्लस कर देंगे तो आगे लिखेंगे दर्पण के बाईं ओर बन रहा है। ओके गाइस, चलिए ठीक है, इसको भी नेक्स्ट मेथड करके इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने अगर प्रतिबिंब को अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो लोग क्या करेंगे, पुराना वीडियो देख करके फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। सारी वीडियोस पढ़ी हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कोई भी क्लास ओवर तो ओवर, उसको फिर आपको अपने से ही रिवाइज करना होता था। लेकिन अब क्या है, वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई वीडियो प्ले करके लोगो पर क्लिक कर दीजिए तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। प्लेलिस्ट से सारे वीडियो वहाँ पर हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो। यानी जितनी मर्जी हो, जितनी बार उतनी बार देख सकते हो आप रिवाइज करने के लिए, है ना। तो ये एक अच्छा फैसिलिटी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 194 पृष्ठ पर। 194 पृष्ठ पर क्या कह रहा है,
वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। देखिए इसमें साफ साफ कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। अब आप बताइए, ये इस तरह से आपको बताया गया था, ये वायु है, कह रहा है ना वायु से। अब ये जल है, नीचे ये जल है मान लेते हैं, तो अब ये जल में ऐसे आएगी, जल में। अब आप बताइए, यहाँ अभिलंब ड्रा कर देंगे, ये वायु है और ये जल है, तो वायु की अपेक्षा जल क्या है, सघन माध्यम हुआ कि नहीं, और ये विरल माध्यम हो जाएगा। तो जब वायु की अपेक्षा जल सघन माध्यम है तो ये अब किरण, आपतित किरण जो आएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते समय क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओके, अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि वायु क्या है, जल के सापेक्ष विरल है, जबकि जल वायु के सापेक्ष सघन है। तो चूँकि जल वायु के सापेक्ष सघन है, अतः वायु से आने वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको आप लिख लेंगे। ओके, तो अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, तो क्या आंसर हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों, कारण मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो पुश करके बैक करके फिर से इसको सुन करके लिख लीजिएगा। चलिए अगला, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। चलिए इसका भी आपको बताया गया है सूत्र। जैसे इसी में आइए देख लेते हैं, ये Na है और ये Nw है ना। प्रकाश ये I है यहाँ पर बनता है और ये R बनता है। जो साइन I है अपान साइन R, ये क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, Nw/Na होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। इसे ही हम लोग स्नेल का नियम भी बोल देते हैं, यानी ANW है ना, यानी साइन I अपान साइन R ये होता है। ओके, जबकि अगर वेग में बात करें ANW जो होगा, वेग के बारे में अगर बात करें तो ये हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में, यानी यहाँ माध्यम क्या है, जल है, जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये होता है। यानी इसी तरह अगर कांच ले लिया जाए तो ANG हो जाएगा, ANG कांच में प्रकाश की चाल, या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है तो ANG होगा। ANG को हम सिर्फ NG ही दिखाते हैं। NG का मतलब ही है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे ही हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं। यानी उस माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है यदि उसका पहला माध्यम क्या हो, वायु हो, और दूसरा माध्यम वो स्वयं है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, यानी ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है, ANG, A है ना, A यानी वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C से डिनोट करते हैं, और कांच है, कांच में प्रकाश की चाल। ओके, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इस पर मैंने पूरा वीडियो अच्छे से समझाया है, पीछे की वीडियो में जा कर के आप अच्छे से देख सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर कराया गया है।
तो आइए हम लोग सीधा यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कहाँ से? वायु से कांच में प्रवेश करता है। वायु से, इधर वायु है और इधर ये नीचे कांच है, ये पूरा कांच है। तो वायु से जब कांच में प्रवेश करेगा तो यहाँ एक अभिलंब ड्रा करेंगे तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगा। क्यों? क्योंकि वायु और कांच है। वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो जो प्रकाश किरण होता है वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, वेग क्या होगा, या कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, ANG दिया है, कितना दिया है 1.5, और C आपको दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और VG आपसे पूछ रहा है, यानी कांच में प्रकाश की चाल आपसे पूछ रहा है। यानी इस पूरे कांच में प्रकाश की चाल को हम VG और इस पूरे वायु में प्रकाश की चाल को VA, और VA को ही हम लोग C दिखाते हैं। ठीक है, VA को ही हम लोग C दिखाते हैं। तो जो इसका अपवर्तनांक बनेगा, इस कांच का अपवर्तनांक यानी NG या ANG बोलो या केवल NG बोलते हैं, ये क्या बनेगा, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम यहाँ क्या माध्यम है, कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल। ओके, तो ये हो जाएगा, चूंकि ANG बराबर होता है C/VG। ठीक है, VG का क्या मतलब है, कांच में प्रकाश की चाल। ओके, चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, VG ही पूछ रहा है, तो VG इधर लाइए, तो ये VG हो जाएगा, और C कितना है 3 × 10⁸, और अपॉन ये ANG इधर नीचे आएगा, ANG, और ANG का मान रख दीजिए 3 × 10⁸, कितना है 1.5। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे 1.5 0 दिया है, इसके बाद 0 का कोई मतलब नहीं, चाहे जितने 0 रख दो। 1.50 का मतलब हुई है 1.5 या 1.50। अब बताओ इसको 1.2 है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 30 हो जाएगा। बोलो भाई, ऊपर 30 हो जाएगा ना, या ऐसे कर लेते हैं, और ये 10⁸ है ना, 1 दशमलव है, दशमलव के ऊपर 10 आ जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 से 3 कट गया, यानी आ गया VG बराबर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके गाइज, इस तरह से हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया कांच में प्रकाश का वेग इतना है, यानी घट गया। ठीक है, क्यों घटा, क्योंकि ये माध्यम सघन है। विरल में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश, देखिए वेग उसका घट गया। वेग घटना ही कारण बन जाता है कि ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। भाई वेग में परिवर्तन आ गया, यहाँ वेग कुछ ज़्यादा था सीधा आया, यहाँ वेग घट जाता है और था अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, वेग घट जाने के कारण ही अभिलंब की ओर झुकता है। चलिए ये भी हो गया, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि सारणी 10.3 में से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम, ये देखिए बगल में ही दिया है, ये आपको मैं दिखा दूं, ये यहाँ पर देखिए ये आपको दिया है, यही सारणी दिया है। इसी सारणी के माध्यम से आपको इसका आंसर बताना है। ओके गाइस, जिनके पास बुक अगर नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, इसी में से आपको बताना है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व, तो अब आप देख लो भैया, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका है,
सबसे ज़्यादा हीरे का है 2.42। ओके, सबसे ज़्यादा हीरा है। और फिर कह रहा है न्यूनतम, तो न्यूनतम वायु होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। देखो वायु नहीं दिया है ना, वायु देता तो सबसे ज़्यादा वायु में ही हो जाता। आपको केरोसिन, तारपीन तेल और जल, तो इसमें जल में सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक जल इन तीनों में, यानी केरोसिन में, तारपीन के तेल में और जल में, इन तीनों में जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। देख सकते हैं आप सारणी में यहाँ पर जल का अपवर्तनांक 1.33, केरोसिन का 1.44 और तारपीन का 1.47 होता है। ओके, तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। ओके, चलिए इसको भी आप लिख लीजिएगा। आगे है अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है। देखिए अभी जैसे ये है कांच का अपवर्तनांक है 1.5, अब इसका क्या अभिप्राय है। कांच का अपवर्तनांक 1.55 है, इसी का पूछा जाए कि इसका क्या अभिप्राय है, तो आप क्या बताओगे। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका क्या अभिप्राय है। तो होता क्या है, ANG या NG C/VG होता है ना। अब C जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी हीरे में जो प्रकाश की चाल होगा, अगर ये कांच है, कांच की बात हो रही है, इसमें ये कांच है तो कांच की चाल क्या आएगा, कांच की चाल ये इधर आएगा, इसको इधर कर दें तो C/NG या ANG है ना। तो ये जो आएगा C यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान 1.5, यानी जो कांच है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका क्या अभिप्राय है ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका क्या अभिप्राय हो रहा है, देखो कि कांच में जो प्रकाश का वेग होता है, यानी कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका अभिप्राय ये होता है कि कांच का वेग या कांच में प्रकाश का वेग, कांच में Vg क्या होता है, कांच में प्रकाश का वेग, Vg क्या है, कांच में प्रकाश का वेग। कांच में प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में प्रकाश के वेग का 1.5 गुना कम हो जाता है, 1.5 गुना कम हो जाता है। ठीक है, कम का मतलब क्या है, अगर यहाँ बगल गुणा में होता ये 1.5 तो कह देते कि निर्वात में प्रकाश के वेग का 1.5 गुना बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि नीचे है तो क्या बोलेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1.5 लिख सकते हैं ना। तो क्या बोलेंगे कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 का अर्थ यह होता है कि कांच में प्रकाश का वेग Vg, कांच में प्रकाश का वेग जो होगा निर्वात में प्रकाश के वेग का 1/1.5 गुना घट जाता है। या सीधे बोलो कि 3 × 10⁸ में 1.5 गुना कम हो जाता है। कुछ लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई होगी, है ना। या आप सीधे ऐसे बोल दो कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, इसका अभिप्राय यह है कि या ये जो 1.5 होता है ये
वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो आपको जो सरल लगे आप वो बोल सकते हैं। ANG दिया है 1.5। अभी आ जाइए यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक दिया है, हीरे का अपवर्तनांक दिया है ND, है ना, डायमंड अपवर्तनांक ऑफ ND। AND लिख दो या सिर्फ ND लिख देते हैं। इसका अपवर्तनांक दिया है 2.42। ओके गाइस, कह रहा है इसका क्या अभिप्राय है। तो ND का मतलब हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल और डायमंड में प्रकाश की चाल, यही तो मतलब हुआ। ND का क्या मतलब हुआ, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल और अपान डायमंड में प्रकाश की चाल। ये तो डायमंड का अपवर्तनांक है। डायमंड में प्रकाश की चाल। तो अब ये इसको क्या बोल देंगे कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से अभिप्राय यह होता है, या कह दें कि ND का अपवर्तनांक जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल और डायमंड में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है, डायमंड में प्रकाश की चाल ज्ञात करके भाग दोगे तो यही आता है। ओके, तो आप इसको इस तरह से लिख दोगे, यानी हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से अभिप्राय यह है कि यह निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम यानी हीरे में, है ना, माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ओके, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से अभिप्राय यह है कि यह निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ठीक है, यह मतलब ये जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ओके गाइस, इसका आंसर ये आप लिख दोगे। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स भी ढेर सारे दिए हैं, आप लोग एग्जाम्पलों को लगाओगे और अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, फिर उसकी भी वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। ठीक है, एग्जाम्पलों को भी ज़रूर लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 203, पृष्ठ संख्या 203 पर क्या करा, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखिए क्षमता तो आपके सिलेबस से कट गया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये और काट दिया गया है। इस टॉपिक को काटना ना काटना कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। नाम के लिए काटा गया है, इससे अच्छा ना कटा होता तो ठीक रहता। देखिए कह रहा किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की बात कर रहा है ना, तो P बराबर होता है 1/f। अगर ये एक डायोप्टर कह रहा है तो F अगर 1 मीटर हो जाए, है ना, F क्या हो जाए, 1 मीटर हो जाए तो 1/1 हो जाएगा। इसी को एक डायोप्टर बोलते हैं, है ना, इसी को एक डायोप्टर बोलते हैं।
इसी को एक डायोप्टर बोलते हैं। यानी क्या बोल देंगे कि किसी लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर हो जाए तो उस लेंस की क्षमता क्या होती है, 1 डायोप्टर होती है, 1 डायोप्टर डी होती है। डायोप्टर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। क्या बोलेंगे, यानी किसी लेंस की फोकस दूरी यदि 1 मीटर हो तो उस लेंस की जो क्षमता होती है वो 1 डायोप्टर होती है। बस हो गया, इतने लिख देते हैं फुर्सत। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, लेंस की क्षमता से संबंधित तो आपके यहाँ प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो और पूछ रहा है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का, ध्यान दीजिए उत्तल लेंस के बारे में कह रहा है। उत्तल लेंस दर्पण नहीं, उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। कौन? प्रतिबिंब। देखिए यानी V आपको दिया है 50 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल लेंस की बात कर रहा है ये, है ना। उत्तल लेंस इस तरह से होता है, वस्तु हमेशा इधर रखेंगे, है ना, वस्तु इधर रखेंगे। वस्तु पूछ रहा है, कह रहा है, और प्रतिबिंब इधर की ओर बनेगा अर्थात प्लस लेंगे, है ना। चलिए, कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस द्वारा सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यानी ये उत्तल लेंस के सामने वस्तु U कहाँ रखी है यही नहीं पता है ना। मान लेते हैं U दूरी पे रखी है। ये लेंस से वस्तु की दूरी को हम लोग U दिखाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से दिखाते हैं, है ना। इधर कहीं बन रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है। यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, यानी प्रतिबिंब का साइज क्या है, सेम है। यानी वस्तु की जो साइज है, यानी जो वस्तु की साइज है और प्रतिबिंब की साइज क्या है, सेम है। ठीक है। अब देखो, चूँकि m बराबर क्या दे दिया, m बराबर ये o डैश होता है और ये I डैश, है ना, I डैश। तो m बराबर होता है क्या, I डैश अपान o डैश। तो ये भी 1 ये भी 1 सेम है। ठीक है, जो भी है दोनों क्या हैं, दोनों सेम हैं। तो कहने का मतलब क्या आएगा, जो भी आएगा, मान लो 2 सेंटीमीटर ये तो 2 ये है, 4 ये है तो 4 ये है, जो भी है सेम होगा। तो कुल मिला के हम क्या लिख सकते हैं, 1। बोलिए, लिख सकते हैं ना। उसी के साइज, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके। तो कह रहा है कहाँ रखी जाए, है ना। तो चलिए, तो चूँकि m बराबर होता है V अपान U होता है माइनस V अपान U, तो अब ये 1 हो जाएगा और ये -50 सेंटीमीटर और अपान U, तो U इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। अर्थात लेंस, उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर यदि वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही बड़ा दर्पण से दाहिनी ओर 50 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है और उसी साइज का, जिस साइज का वस्तु है उसी साइज का प्रतिबिंब भी बन जाता है। ओके गाइस।
ठीक है, ये बात समझ में आया ना, ये 1 क्यों है, क्योंकि लिख देंगे आगे ओ डैश बराबर है आई डैश, ठीक है, इसलिए ओ डैश बराबर है आई डैश। ओ डैश यानी वस्तु की लंबाई और आई डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, इसलिए आवर्धन क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। और फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की क्षमता